हाँ, शुभ संध्या। IFPH फोरम के आज के मीटिंग में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंस प्रेयर करें, उसके बाद में फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि निरंतर सेमिनार का, रेगुलर वेबिनार का आयोजन किया करता है और 7 से 8 बजे तक हिंदी में होता है और 8 से 9 अंग्रेजी में, 9 से 10 मलयालम भाषा में। यह काफी दिनों से चलता रहा और काफी सक्सेसफुल कार्यक्रम के रूप में सामने में उभर करके आया है। और नित्य दिन हम लोग एक नए बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स को इसमें इन्वाइट करते हैं जो कि हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं। इसी क्रम में आज हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर अरविंद कोटे। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। नागपुर के रहने वाले नागपुर में अभी हैं और ये अभी स्पेशल कमेटी ऑन क्लिनिकल रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के मेंबर हैं CCRH में, और एडिटोरियल बोर्ड एशियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी के भी हैं। और अभी ये डायरेक्टर जिम्स के संस्थान जो होम्योपैथी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था हैदराबाद में, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके ये अभी डायरेक्टर हैं। ये पूर्व कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गया के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। नागपुर होम्योपैथिक कॉलेज जो था वो पहले चलता था उसके भी ये चेयरमैन प्रिंसिपल रह चुके हैं। और सेंट्रल काउंसिल के समय में या सेंट्रल कमेटी ऑन एक्सीलेंस इन एजुकेशन के सदस्य के चेयरमैन के रूप में रहे और एजुकेशन कमेटी के मेंबर के रूप में रहे। इनसे काफी पुराना हम लोगों का संबंध रहा है। काफी गंभीर और काफी अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इन्हें काफी अवार्ड से नवाजा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, PK बोस मेमोरियल अवार्ड, इस तरह से अनंत हैं। और इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है स्विट्जरलैंड होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट ज्यूरिख के ग्लीन एकेडमी ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन ग्रीस जर्मनी के। तो आज हम लोग इनसे सुनने जा रहे हैं केस टू कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाने में, धारणा बनाने में जो प्रॉब्लम हुआ करता है, इस पर आज डॉक्टर अरविंद कोटे जी हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं सर से निवेदन करता हूं कि आप अपना कार्यक्रम को शुरू करें। मैं इनके लिए PPT को भी शेयर कर देता हूँ। यस सर। हाँ, धन्यवाद सर। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये सब फोरम को का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने लंबे अरसे से, डेढ़ साल हो गया करीबन, डॉक्टर सहानी जी के मार्गदर्शन में आप लोग ये पढ़ाई का काम से वेबिनार्स का काम हर हफ्ते कंटिन्यूस चल रहा है। मैंने सुना है कि ये हजारों की संख्या में सारे काम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर सहानी जी को इस क्षेत्र में शुरू से एक रुचि है। वो भी हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के एजुकेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, PG कमेटी में रहे हैं। शिक्षा उनका मेन मेन आधार स्तंभ है और उसी से और अपना ज्ञान बांटने की इच्छा है। इससे उन्होंने ये अपने ये अभियान शुरू किया है। मैं इस अभियान में आप जो जितने सहभागी हैं उनको अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और सहानी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अभियान ऐसा ही चलता रहे। आज का जो सब्जेक्ट है इसमें अपन एक केस स्टडी करेंगे और केस का जो हर एक एंगल, किस तरह से उसका यूटिलिटी है प्रेस्क्राइबिंग करने में,
उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट चलो। हाँ चलो, छोटा करो। नेक्स्ट। हाँ ठीक है। तो हम्म, अभी अपना जो ये इंटरनेशनल फोरम है, इसलिए अपन इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात हो रही है उसका थोड़ा जायजा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने होम्योपैथी को काफी एक रिकॉग्नाइज किया है, और लोगों से अपेक्षा की है कि ये पब्लिक उसको यूटिलाइज करे। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार शासन के तरफ से होगा, मगर लोगों ने भी इसका यूज करना चाहिए। लोग यदि ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे, लोग यदि होम्योपैथी का उपयोग करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा। कोई एक आदमी है, वो एलर्जिक पे काम कर रहा है, 10 15 20 केसेस उन्होंने एलर्जिक पे किया है, तो उनका एलर्जी के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते और दूसरा कोई काम करता है, इस तरह से अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसलिए ये जो मान्यता है WHO की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि LMHI, लीगा मेडिकोमेंटरम होम्योपैथिका इंटरनेशनल, ये अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1925 से ये चल रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी। तो ये भी एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि करीबन 100 कंट्रीज ने, वर्ल्ड के 100 कंट्रीज ने, मतलब ऑलमोस्ट 60% लोगों ने, 60% कंट्रीज ने होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज किया है, दिस फॉर्म ऑफ दैट फॉर्म। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली हुई है, वो है अपना इंडिया में, दिल्ली में G20 हुआ है। G20 अभी रिसेंटली हुआ है। तो G20 का भारत यजमान था। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 अभी हुआ है। तो G20 में भी एक प्रस्ताव था कि पोटेंशियल रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, उसका थीम ये था एक हेल्थ सेक्टर में, कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट इन ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ये उनका एक रिजोल्यूशन हुआ। उनका मानना ये था कि ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए, और ये सारा विद इन वन वन फोल्ड में रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी अपील की कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्लिनिकल ट्रायल्स करो, एविडेंस बेस्ड स्टडीज होना चाहिए। तो उनका वो उसका आग्रह था। तो इससे क्या हो रहा, इंटरनेशनल लेवल पे होम्योपैथी का स्टेटस बढ़ते जा रहा है। और भारत की बात करें, तो भारत में तो भारतीय सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड है होम्योपैथी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एक्ट पार्लियामेंट की ने एक्ट करके फॉर एजुकेशन उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। रिसर्च के लिए अनदर कमीशन है, काउंसिल है। फार्माकोपिया काउंसिल अलग है। तो वो उसी के तहत सारा आता है, एक्ट के तरफ। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है आयुष की। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जो होम्योपैथी का ग्रोथ रेट है वो 26.3 है, 26.3 है। और और वन क्रेडिटेबल बात यह है कि 26.3% जो है, बाकी सारी ये सिस्टम्स है होम्योपैथी में,
आयुष में, आयुर्वेदा, यूनानी, बाकी सारी सिस्टम्स है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है 26, वो होम्योपैथी का है। दैट मीन्स होम्योपैथी काफी, उसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है भारत में। भारत में गवर्नमेंट सेक्टर पर भारत सरकार ने उसको मान्यता दी है। सिर्फ मान्यता दी नहीं, मगर उस साइंस का ग्रोथ होने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित की है। तो इस वजह से भारत में होम्योपैथी को काफी बढ़ावा मिल सकता है, मिल रहा है। अच्छा, ये सारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद में भारत सरकार ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैं बोल रहा था, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ये अब पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो था, एजुकेशन का काम करता है, फॉर टू फॉर्मुलेट करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ग्रेजुएट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। ये सारा एजुकेशन का काम नेशनल काउंसिल करती है। एंड इन द रिसेंट डेज they are working on कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम तो बना है, मगर उसमें कॉम्पिटेंसी ज़्यादा कैसे बढ़ना चाहिए, बट उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इसलिए काफ़ी प्रयास चल रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। दूसरा काउंसिल है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च होम्योपैथी। उसमें भी बहुत सारी स्टडीज होती है, क्लिनिकल रिसर्च होता है, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च होता है, ड्रग प्रूविंग होता है, ड्रग वेरिफिकेशन होता है, और रिसेंटली बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज भी हो रही है, एंड कोलैबोरेटिव स्टडीज भी बहुत सारी चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। कोलैबोरेशन में भारत में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं अलाइड साइंस में, जैसे एम्स हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन है। BARC में ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ बॉम्बे की। उसके बाद में जो IITs हैं, IITs के साथ में भी काफ़ी कोलैबोरेशन हुआ है। और अभी प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़ी बड़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके बहुत सारा वर्क ये CCRH कर रही है। कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो है, फार्माकोपिया कमेटी, ये जो फार्माकोपिया कमेटी जो होती है, वो ड्रग के स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये भी बहुत पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। कि आप ड्रग बनाएंगे, ड्रग सेल करेंगे, मगर यदि उसको स्टैंडर्ड नहीं रहा तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए ये लैब बहुत वहाँ पे, और लैब में बहुत सारी इक्विपमेंट है वो सारा सेट करने के लिए। तो ये बहुत सारे, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये लैब का। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता में काफ़ी सालों से हैं। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट एक खुला है, और रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला करके दिल्ली में है, वहाँ पे भी खुला है। मतलब भारत सरकार ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। भारत इंडिया में एज ऑन टुडे मोर देन 3.5 लैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं। मतलब अपने पास प्रैक्टिशनर्स हैं, 277 होम्योपैथिक कॉलेज हैं, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस थ्रू आउट वर्ल्ड नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड नहीं है। उसका रिजल्ट ये है, रीज़न ये है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च जब तक होते नहीं है तब तक वर्ल्ड उसको मान्यता देगा नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज मीट करने के लिए अभी पहला एक काम होना चाहिए कि लिंकिंग एजुकेशन विथ रिसर्च, रिसर्च के साथ में शिक्षा जोड़नी चाहिए। और ये काम अभी शुरू हुआ है। अभी जो नया सिलेबस वगैरह जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। और ये क्योंकि नई जो जनरेशन जो है
वो ये सारा काम कर सकती है। तो उनके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट आ गए हैं और उनको एजुकेशन में इन्वॉल्व, रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाता है। सेकेंड, एक स्कॉलरशिप होती है, CCRH एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देती है। वो स्कॉलरशिप जो भी स्टूडेंट अपने इंटर्नशिप में, अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कभी भी कोई प्रोजेक्ट लेके काम करता है, रिसर्च प्रोजेक्ट लेके काम करता है, तो उसको उसका उसको स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए, वो काम करने के लिए, और उसको अनुभव आ जाएगा। तो ये काम हो रहा है अभी। तो इसलिए एजुकेशन की फिलॉसफी क्या है? सिर्फ क्लासरूम में स्टडी होने से कुछ नहीं होगा। अपना जो मेडिसिन है वो तो अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस मतलब एप्लीकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासरूम में आपने जो कुछ पढ़ा है, जो भी ड्रग पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन बेड साइड में होना चाहिए। एक कोई क्लिनिकल डिसीज आपने पढ़ लिया, उसका उसका आपको अनुभव हॉस्पिटल में आएगा। तो हॉस्पिटल में मतलब पेशेंट देखने से आएगा। कोई ड्रग आप पढ़ रहे हैं, कोई ड्रग देख रहे हैं, कैलकेरिया आपने देखा, क्लासरूम में पढ़ा लिया, अगर उसकी, कैलकेरिया की तो बहुत सारी सिम्टम्स होती है, मगर पेशेंट जो आता है ओपीडी में वो तो इतने सारे सिम्टम लेके नहीं आता है, वेरी फ्यू सिम्टम लेके आता है। तो इसलिए उस होल लॉट ऑफ सिम्टम में से प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी क्या हो सकती है, वो वहां पे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है। इट मे वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट ऑल्सो। तो ये जरूरी है। और जब हॉस्पिटल में वो देखता है कि ये अमुक अमुक एक ड्रग की, कैलक्रिया की बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, फेरम की बहुत सारे हैं, नए ट्रम के हैं, एक पर्टिकुलर ड्रग के हैं, तो देन वो पर्टिकुलर ड्रग पर आगे स्टडी हो सकती है, स्टडी करना चाहिए। वो स्टडी हो करने के लिए फिर ये एक उसका अनुभव शेयर करने के लिए वो जो टॉपिक है वो लेकर रिसर्च काउंसिल के पास जाना है। और रिसर्च काउंसिल उसको बड़े पैमाने में बहुत जगह पे मल्टी 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 सेंट्रिक बहुत बहुत जगह पे वही काम करेंगे और उनका अनुभव बताएंगे। और उसके बाद में वो जो ड्रग है वो सोसाइटी में आता है। तो इस तरह से ये पूरा एक कंपोजिट फैक्टर है। कंपोजिट, मैं क्लासरूम में अपने होम्योपैथिक कॉलेज में गए, क्लासरूम में लेक्चर दिया, काम खत्म नहीं होता। क्लासरूम से वो हॉस्पिटल इक्वली इम्पोर्टेंट है, उसका अनुभव हॉस्पिटल साइड में आना चाहिए। और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो रिसर्च में जाके बाद में वो सोसाइटी में जाना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो अपन एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी क्या है? आप देख रहे हैं ये केस इज केस ऑफ ए बर्न, केस ऑफ ए बर्न। ओके, से स्लाइड बराबर नहीं आ रही। सो ये केस ऑफ केस, हाँ, बर्न हो गए। ओके, so we can see that it's a case of a burn. All the tips of the finger are burned, the black. What is the definition of the burn? Burn is a injury injury caused by heat, caused by electricity, caused by chemicals. Next, next slide. So this is a, it's a burn, radiation burn, and it lead to necrosis, coagulative necrosis of the tissue. Okay, so this is a definition. Necrosis हो गया है. So that take you to the pathology side. Then let us go to learning objective. Learning objective. Now अपन इस केस में क्या करेंगे? होम्योपैथी अपने पास में जो केसेस आती है, सभी केसेस अपन एक ही अप्रोच से नहीं कर सकते, बिकॉज केस डिसाइड्स द रेमेडी। जैसे केस में बहुत सारे मेंटल जनरल्स है, फिजिकल जनरल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अप्रोच अलग रहेगा। PQRS है तो अप्रोच अलग रहेगा। पैथोलॉजिकल जनरल्स है तो अप्रोच अलग रहेगा। कहीं ओनली फ्यू सिम्टम्स आर देयर,
उसका वन साइडेड डिसीज जिसको बोलते हैं, वो अप्रोच लग रहेगा। तो व्हाट इज द अप्रोच इन दिस केस, वो अपने को करने का है। उसके बाद में पोसोलॉजी, दवाई तो आ गई है, सिलेक्ट कर लिया, अप्रोच सिलेक्ट कर लिया, बाद में उसकी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, रिपीटेशन ऑफ डोजेस, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, ये भी बहुत जरूरी है। और व्हाट आर द स्कोप एंड लिमिटेशंस, स्कोप ऑफ लिमिटेशंस, ये जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। Now let us see the case. What is this case? This case, 16-year-old girl, 16, पहला ऊपर का, 16-year-old girl from a rural background. She was playing during the, she reported to the hospital in the casualty department with a history of burn injury by firecracker. वो दिवाली के दिन थे, दिवाली में क्रैकर ज्यादा यूज करते हैं, हाथ में क्रैकर रखा और वो फट गया, उससे उसको इंजरी हो गई एकदम से। क्रैकर था, क्रैकर से एकदम से, और आपने पिक्चर तो देखा ही है, इतना सीवियर उसको इंजरी हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके जो डिस्टल फेरिंग्स ऑफ फिंगर, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स टोटली बर्न हो गए थे, एकदम काले काले पड़ गए थे, और ब्लीडिंग और बर्निंग हो रहा था। एंड उसका जो जख्म था, वुंड था, वो कंटेमिनेटेड था, क्योंकि वो गन पाउडर से कंटेमिनेटेड वुंड था। ओके, चलो नेक्स्ट प्लीज। बाकी उसके जो जनरल्स थे, बाकी तो जो जनरल्स हैं, जनरल्स इन सेंस vitals were almost normal, no issue. Systemic examination, that also normal. Per abdomen soft and no tenderness, that means सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। एक्सरे फाइंडिंग, एक्सरे में क्या निकला, लॉस ऑफ टिप्स ऑफ डिस्टल फिंगर, आपने देखा है विजिबली, इट इज सीन लाइक दैट। सो एक्सरे शोज दैट लॉस ऑफ टिप्स ऑफ डिस्टल फिंगर, एंड डायग्नोसिस हुआ सेकंड बर्न, सेकंड डिग्री बर्न। ओके, सेकंड डिग्री बर्न के उसका डायग्नोस हुआ है। ओके, नाउ when any case comes to the casualty, what are the parameters we have to see? We have to manage the case. What are the points in management? First is hemodynamic stabilization. What is hemodynamic? Patient has to be managed. His temperature, blood pressure, heart rate has to be managed properly. Second point is management of pain. Pain has to be reduced. Bleeding has to be reduced. Infection has to be controlled. And then wound stabilization, healing, and rehabilitation. These are the points. First is hemodynamic stabilization, pain management, wound stabilization, healing. Okay. So this was the condition. Now in the casualty, the wound was stabilized, was managed. Bleeding was also checked to a great extent. But they will advise rehabilitation. Rehabilitation in the form of a skin graft. And the parents were not willing for that. And then incidentally, patient was referred to the homeopathic unit. Okay. Now, when the patient was reported to the homeopathic unit, what are the main symptoms in this case? As we have seen earlier also, elements from what is the causative factor? Burn. Very striking features. Very, very striking feature. It was a burn. Second was contaminated wound. It was a deep wound and contaminated. There was a contamination because of the gunpowder. And third was burning. Third was the burning. These three conditions were there. Three conditions were there. Now, okay, next.
Now let us see first degree burn. First degree burn. What is this first degree burn? It's a damage to epidermis, the outer layer of the skin, superficial destruction. There is a edema, there is a swelling, and there is no scar. So this pathology is reversible. This pathology is reversible because damage to the superficial skin, damage to the epidermis. There is just edema is there and no scar is there. It is, and within a span of week, this can be reversed. There is no issue. Simple burn is there. Okay. The second stage. Come, second stage. Second is damage to dermis and epidermis. It is little deeper. Here, the damage to the dermis and epidermis, entire thickness of the epidermis is destroyed. Epidermis is destroyed. And there is a vesicular eruption is there. Vesicles are formed. The blister type eruption is formed there. So vesiculation is there. So this is a deeper side. So this is deeper. Next one. And the third one is damage and destruction of epidermis, dermis, and tissue below that. In the third case, there's a damage to the epidermis, dermis, and the tissue below that. So this is a very grave. And because of that, there is a oxygen starvation, loss of protein is there, loss of electrolyte balance is there. Next, please. Next slide. And there is loss of sodium chloride, potassium level is increased, and it causes ischemia. And causing acidosis and uremia. It affects the kidney and the liver. Okay. So next, earlier. Okay. So this is the issue. This is the issue. Now what is? So we have looked into 3 stages. First degree burn, second degree burn, and the third degree. Why this is important? That in home we have various drugs are there. Pace of the drug and the pace of the disease has to match. If you want a result, proper result, good result, the pace of the drug and the pace of the disease has to match. In the very first, it is at the superficial level. So the drug like Antares and all other can take care. Okay. But this was little, second stage is little deeper. Third stage is little further still. Third degree burn is almost irreversible. Irreversible pathology is there. So this is what is the condition. Next. Now we have taken the totality. It is not necessary that each and every case we should go for totality. But यहाँ पे एक scientific base बनाने के लिए, समझने के लिए, and to improve our results, we have put in these efforts. So element from burns. ये cross reference synthetic repertoire में मिला. Convalescence burn. Okay. Next. Second. Third हो गया. Earlier to this. Destruction of tissue, wound soft. Earlier one is there. Okay. Next. And next is ulcer, contaminated burn. This. So those 3 rubric which was taken earlier, the same rubrics are taken here, and we have analyzed this data. Okay. Next is when you classify this classification of disease as per our system, it's acute disease, emergency one, non-miasmatic, non-dynamic. It's not a
This is as per se, so far as homeopathy is concerned. There is no miasmatic background in this case. It's acute, it's an emergency. Okay. Now let us see the susceptibility. Second, susceptibility assessment. Because that health susceptibility is very important to decide the potency. Decide the potency. Susceptibility is also important to understand whether recovery is possible or not. So what is the pathology? Structural, reversible or irreversible, we are not aware in the beginning. There was no characteristics and the sensitivity is low. Next point. Next one. So this was all the fingers were totally charred. It was black. All have gone. Almost 3-4 fingers have gone. Now next. So what we see here, the advanced pathology. What we see here, advanced pathology. So what we have seen, bogus approach. So bogus deals with the symptom related to the toxicology and pathology. Prime importance is उसने दिया है वो पैथोलॉजी को दिया और बोगर इस का पूरा अप्रोच जो है इट इज ऑल बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडीज सो ये जो केस था ग्रॉस पैथोलॉजी वाला केस था पैथोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इसको अपन ने बोगर्स का अप्रोच लिया तो PQRS रहता है तो वो अप्रोच अलग रहता है स्ट्रॉन्ग मेंटल जनरल्स रहता है उसका अप्रोच अलग रहता है ये स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी होने से बोगर्स का अप्रोच लिया है नेक्स्ट प्लीज रेपर्टराइजेशन गिव्स यू रेमेडी नेक्स्ट emerging remedies came up with causticum, Maxol, there are many other, and carbolic acid. So, as I told you earlier, we have to match with the phase of the remedy and the phase of the disease. Here, if you look at the causticum, so again, very deep acting remedy. Go to the next slide. Causticum has a deep pathology. It's a deep burn, cracks are there leading to ulceration, and it develops contractures. In causticum, it develops contractures are there, and there is a deformity. So this is a further stage. If this stage, for example, this case, if it would not have tackled, then ultimately it would have landed into the cracks, contractures, some deformity. Okay. So that pathology is still advanced. So causticum is ruled out. Next one. Mercurius. Mercurius is a large wound, rapidly decomposing, bleeds easily, spreading, unidentified edges, margins are elevated. So almost a syphilitic condition. So this was there. Third one is carbolic acid, the remedy which we have prescribed. Look at the picture of this carbolic acid. It's a powerful antiseptic irritant, anesthetic, burn, inflammation leading to ulceration, to treat profuse prostration. This being acid, all acids has this particular characteristic. Prostration is a character of acid group of remedy. Carbolic acid has a strong smell, ulcer, laceration, and very important characteristic seen was bones visible, crushed, much sloughing of tissue. That is what we have seen in the picture. What is that? The bone was visible, bones are crushed, much sloughing of the tissue. Okay. And the prescription is carbolic acid. Carbolic acid 30 was given. Carbolic acid 30 was given. Okay. It's not clear. Carbolic acid
30 potency was prescribed, and it was prescribed in repeated doses. Repeated doses was prescribed. Can you clear this slide, please? Slide. Carbolic acid was prescribed in repeated doses, along with calendula mother tincture for cleaning the wound. Slide, please. Slide. No. It's overlapping. No. Earlier slide. Carbolic acid 30 was prescribed. No? Okay. So carbolic acid 30 was prescribed, and it was prescribed in a repeated doses. Multiple doses were prescribed, and for cleaning, calendula mother tincture was used, and in calendula mother tincture, 5 ml of calendula in 50 ml of distilled water, and then it was used for cleaning the wound. Next picture. So after 6 weeks, this was the condition. It was, tips were recovering, almost healed. We are happy. Next. After 8 weeks, this was the condition. So this was still better. And then at this stage, we have reviewed the case because still tips were not recovered. Now we have reviewed the case and totality was taken. Next, please. Totality. So what is this totality? We have reviewed the case. Totality was formed, and it was ossification is slow. Weakness, debility, another characteristic. Patient desires smoke food, tall, thin, pale, dark complexion, thinking of ailment continuously, and desire to move from place to place. These were the characteristics. Based on this characteristic, another drug was prescribed. That was Calcarea Phos. Next. So Calcarea Phos was prescribed. Now look at here. Earlier, carbolic acid was prescribed in multiple doses. Now here, Calcarea Phos 30 was prescribed 1 dose once a week. 1 dose once a week was prescribed and then followed thereafter. Next, chalo. Next. Again, look at the 10th. Scab formation is there. Look at, still further improved. Scab formation is there. Still further. Next, please. Look at the recovery. It is almost complete recovery is there. Now this इस तरह से हो गया उसका girl होने से there were a lot of issues were there involved. Social issues, these issues. So by we have got ये बहुत अच्छा recovery उसमें आ गया है, and we were happy about it. Patient was happy, parents were happy, our colleagues were happy. Next one. Next. Okay. Look at the same thing. Okay. चलो. आगे बढ़ो. Next. So as we have seen right now that this remedy was prescribed on pathological journals. Okay. That was the reasoning. Second. Next. Doses. Now doses. The doses and repetition. The remedy was belonging to the mineral kingdom. It was decapitating. Susceptibility was low. Curative action was expected, and therefore low potency and repeated doses was given in the earlier way. Okay. So this is what the case is.
Now, okay, I think so. And the second is this first remedy, pathological based on pathology general, was followed by constitutional remedy, and this constitutional remedy based on totality has recovered the case mentally and physically in a short span of time. So calcarea phos has helped immensely in this case. Okay, so that is how this submission is. Okay, so I think this is possible. This type of recoveries, this is possible. But what is needed for that? What is needed for that? We require an infrastructure in the hospital. This type of recovery is possible because here we have given the evidence, evidences are there. We have given the approach, what we have done. What is required that this we cannot do it in the OPD level. So it requires a big hospital. It requires a setup. Unless and until we have our own hospitals like this, probably this type of studies will not be possible. But these studies are possible. This is possible, provided it's a lack of infrastructure at our level. If this is done, probably we can do wonders, and that will give more credit in the sense as everybody is wishing that homeopathy should be the first line of treatment. Of course, right now, lot of issues are there. But if that be the target, unless and until we go for this type of studies, probably we may not achieve this target. So with this, I conclude. Thank you very much for your patient listening. If questions are there, I'm available to you. Again, no, stop it. Again, this particular issue, burn, has lot of social aspect also. This more than serious burn, more than 10% in child, 15% in adults, and very serious cases is more than 40%, and 60% and above, they are all fatal cases. So this is the proportion, and yeah. Any other thing? Yes. So this is the appeal. What Hahnemann says, follow me, tell me the failure. This was said by Hahnemann because we all know that Dr. Hahnemann has introduced this homeopathy. If you look at the homeopathy, homeopathy is hardly 250-60 years old. So it is a new system of medicine. It is a recent system of medicine as compared to other. Ayurveda is too old. Modern medicine is also very old. As compared to other systems, homeopathy is more modern, more ancient, recent system of recent origin. This is number one. Second point is this: this system was introduced by Hahnemann. Hahnemann was a medical graduate. He knew all modern medicines and all that. And whatever the good things are there in modern medicine, he has accepted. And whatever the things which was not appealing to him, for example, each drug had some side effects. Those days, some
systems where their blood leaching and all that was now have changed. But every drug has a side effects. So that he was not accepting it. So now he has formulated a new system which is very refined. Refined in a sense, no toxicity, minimum drugs, not causing harm to anybody, and economically also. So homeopathy, Hahnemann has introduced this homeopathy is a system with most modern system, we can say. Lot of things are there in homeopathy which scientists are working on it to understand the genesis of it. Homeopathic base, individuality. Individuality stands for genetics. Now, lot of studies are going on in the field of genetics also. So my point here is this: Hahnemann was much ahead of his time, and he has thought of lot of things, and therefore, and we are fortunate to have belonging to this system of medicine. So with this, I conclude. Any questions are there? Any questions are there? हाँ, थैंक यू सर। हाँ, क्वेश्चंस है। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। हाँ, तो हम लोग जो आज देखा कि आपने किस तरह से केस को एक इवोल्यूशन हुआ किया, कैसे आपने डिसाइड किया फ्रॉम कार्बोलिक एसिड टू कैलकेरिया फॉल। बराबर। बहुत ही मिराकुलस आपने और साथ में एविडेंस के साथ में आपने दिखलाया, जो कि हम सभी चिकित्सकों को, हम सभी प्रैक्टिशनर्स को इसको सीखने का जरूरत है। तो आपका मार्गदर्शन मिला, जो कि आपका जो अनुभव है हमारे होम्योपैथी के लिए एक धरोहर के रूप में है। हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में कुछ प्रश्न तो अभी नहीं आए हैं, अभी तक कोई प्रश्न किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं एक अपना केस बताना चाहूँगा। हाँ, बताइए सर। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। हाँ जी। उस समय मैं होम्योपैथी में आया नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कॉलेज में पढ़ रहा था और मुझे थोड़े से कुछ स्किन डिजीज हो गए थे, और उसी दौरान उसको साफ करने के लिए गर्म पानी को बॉइलिंग वाटर को लेकर के हमारे घर के जो एक स्टाफ थे वो लेकर के आया, और उसके हाथ से वो पानी का पूरा अंडा गिर गया। हाँ, और गिरने से वो मेरे बैक पोर्शन में लेफ्ट शोल्डर के बैक साइड में वो हो गया। इतना ज्यादा भयंकर दर्द हुआ, वाटर बर्न था। ओहो, बराबर। वाटर बर्न, हाँ। तो ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ी रहा, स्कूल कॉलेज में, मैंने होम्योपैथी में भी नहीं, उसके पहले की बात में बता रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। तो उस समय में इतना बड़ा बॉयल्स के रूप में वो सही बात है। मैं तो डर गया, ये क्या होगा, नहीं ठीक होगा। लेकिन पिताजी ने बोला कि डरने की बात नहीं है, होम्योपैथी है। और उन्होंने कहा होम्योपैथी है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 घंटा के बाद में बर्निंग सेंसेशन एकदम ही नहीं था। पता नहीं क्या दवा दिए थे, मुझे याद नहीं है। उस समय में मैं तो होम्योपैथी का जानकार नहीं था। बराबर। लेकिन जब बर्निंग एकदम समाप्त हो गया, लेकिन वाटर बॉयल्स बन चुके थे, और धीरे धीरे वो भी वाटर बॉयल बर्स्ट कर गए, और कुछ दिन तक स्कार रहा। आज मेरे बैक में अगर कोई देखेगा तो कोई भी स्कार नहीं है, और ये कब का गायब हुआ, कहानी बन गया, लेकिन अब वो नहीं है। तो होम्योपैथी है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उसको एविडेंस नहीं बनाया, ऐसे कहने से ये कहानी बन जाता है, लेकिन एविडेंस रखने से ये साइंस बन जाता है। तो सभी जो दर्शक हैं हम लोग के, इन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इसी तरह के एविडेंस को बना करके रखिए। जैसे सर ने आया, आपके रोगी ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, मैं भी ये करता हूँ। क्लिनिक में आते हैं तो उनके केस रिपोर्ट्स को ले लेता हूँ, उनके डायग्नोस्टिक पॉइंट को ले लेता हूँ, उनके फोटोग्राफ्स को ले लेता हूँ। बहुत सारे केस ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ठीक नहीं होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ठीक हो जाते हैं वो हमारे लिए तो एक एविडेंस बन जाएगा ना। तो इसको हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो क्लिनिक में बैठ करके, जैसे सर तो क्योंकि एक बहुत बड़े जिम संस्थान में भी सर डायरेक्टर है, काम कर चुके हैं, और बहुत सारे इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हॉस्पिटल लेवल पर है, तो ये एक अलग है। लेकिन इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर जो हम लोग हैं,
इनके लिए भी क्लिनिक में भी अपना इस तरह का एविडेंस बेस्ड क्रिएट कर सकते हैं। बराबर है। और जहाँ तक मुझे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी की जानकारी है, तो वहाँ पर एक पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है कि कोई भी प्रैक्टिशनर ऑल ओवर द कंट्री अगर उसका कोई क्लिनिकल दे एविडेंस सकते हैं। बेस्ड है उस पोर्टल में अपलोड कर सकता है। उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको क्या करना है, ये डिसाइड करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो डाटा बैंक है वो बढ़ते जाएंगे। बराबर है। और जब बढ़ जाएगा काफी तो क्या होगा कि हम लोग इसके लिए होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ा पावर हो जाएगा कि हाँ होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ये नो डाउट कि हम लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट है ऐसा हम होम्योपैथ कहते हैं। लेकिन एक बात तो आवश्यक है कि दूसरे लोग भी कहें, दूसरे पैथी वाले लोग भी कहें, विज्ञान के लोग भी कहें, साइंस के लोग भी कहें कि होम्योपैथी इज द बेस्ट। तो ये ऐसा कहने का जरूरत है। हम अपने कह करके तो हम अपनी बात को अपने को संतोष देते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग कहेंगे तो उससे विज्ञान का विकास होगा। यही हम लोगों का धारणा होगा। सर एक क्वेश्चन है, एक्यूट रेमेडीज और क्रॉनिक रेमेडीज में क्या फर्क है सर? एक्यूट रेमेडी और क्रॉनिक रेमेडी में फर्क यही है। अभी आपने जो एक्यूट रेमेडी की चर्चा की हाँ और बराबर। क्रॉनिक रेमेडीज की चर्चा की, तो उस पर एक प्रश्न आया कि एक्यूट रेमेडी और क्रॉनिक रेमेडीज में क्या फर्क है? अभी ये केस में जो अपन एक्यूट रेमेडी दिया है, पहला रेमेडी कार्बोलिक एसिड जो दिया है, उसका क्या इंडिकेशन था? तीनों ही सिम्टम थे। तीनों ही सिम्टम थे। कौन से सिम्टम थे? एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजिटिव फैक्टर। कॉजिटिव फैक्टर था उसका बर्न, तो अपन ने बर्न ले लिया एक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर था उसका जो वुंड है वो था कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड वुंड। और तीसरा क्या था पता नहीं। सो तो एक्यूट रेमेडी जो है वो एक सेक्टर रेमेडी जैसा हुआ। मतलब फेज, उसी फेज में पैथोलॉजी जो प्रेजेंट थी उसके लिए उसको प्रेस्क्राइब किया गया पैथोलॉजी के लिए। मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजिटिव फैक्टर हो गया, वुंड्स का कैरेक्टर हो गया, पेन का कैरेक्टर हो गया। उसी उसी थ्री कैरेक्टर लेके उसको प्रेस्क्राइब किया। उसका थर्मल्स नहीं देखा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा, उसका मोडेलिटीज नहीं देखा, उसी पैथोलॉजिकल। इसलिए बोगर्स अप्रोच लिया। बोगर्स अप्रोच मेनली ऑन पैथोलॉजिकल, क्योंकि बोगर का सारा सब तो रेपर्टरी वाले हैं। बोगर का सारा जो काम है वो वो पैथोलॉजिकल क्लिनिकल सिम्टम पे, टॉक्सिकोलॉजी और पैथोलॉजी को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसलिए इस केस में बोगर से अप्रोच लिया और वो क्यू सिम्टम पे दिया है। एक्यूट एक्यूट में इन जनरल एक्यूट, अब ये केस का हो गया। इन जनरल भी अपन एक्यूट की बात करेंगे तो एक्यूट में वी कैन प्रेस्क्राइब ऑन कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम, तो कंप्लीट सिम्टम क्या हो गया? एक सिम्टम हो गया लोकेशन उसका, एक्सटेंशन, पेन इन चेस्ट रेडिएटेड टू दिस पार्ट दैट पार्ट, ये हो गए। दूसरा कैरेक्टर उसका हो गया सेंसेशन, सेंसेशन पैथोलॉजी। क्या बर्निंग है, व्हाट टाइप ऑफ बर्निंग, उसकी मोडेलिटी, मतलब सेंसेशन पैथोलॉजी, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड इज causation, elements from causation and modalities, aggravation and amelioration, ये symptom है। And concomitant, on and concomitant. So location, sensation, modalities, elements from and concomitant, ये एक पूरा, this is complete symptom. Okay, so for at least prescribing, acute prescribing, what is needed is location, sensation, but sensation pathology, and modality elements from. So first, second, and third. These three things are very important. Even in modalities, aggravation is more important than ameliorations, like this element. So if you prescribe on this, we can prescribe on this acute prescription. If you get concomitant in addition, along with this, if you get
concomitant. In each and every case, you will not get. But along with main chief complaint, if there is some other concomitant, some other symptom is always persistent. Whenever there is a fever, there is a vomiting, or whenever there is a vomiting, always. So that always existing with the fever. So vomiting would be the concomitant, and that will help you to select a very correct remedy, proper remedy in this case. So these are the different ways of prescribing. So this is possible in acute. When we go for chronic constitutional remedy, that we take more details. Is physical, mental, constitution, and all some other characteristics has to be taken for that. So acute, and there has to be all those things has to be there in constitutional remedy. So constitution is important, physical generals are important, mental generals are important, and characteristics are important. So that has to be taken. So, and constitutional treatment takes care of each and everything, whatever the mind symptoms are all that. Otherwise, sector remedy will take care of the sector, and it stops at one level. Okay. So it completes the recovery. Okay. Sir. बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। आपको लगता है कि कुछ समराइज ऐसे किया जा सकता है कि एक्यूट मेडिसिन जो हुआ तो आपको लोकल लेवल पर किया, जो कि एलिमेंट्स को ले लिया, एलिमेंट्स कारण को ले लिया कि कैसे हो गया, फिर उसका जो पैथोलॉजी सामने में आ गया, तो 2-3 फीचर्स को देख करके लोकलाइजेशन जहाँ पर हो गया, पर्टिकुलर सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो वहाँ पर हम लोग एक्यूट मेडिसिन के उभर कर चले आता है। और वही जब पूरे बॉडी में जनरलाइज फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उसके मेंटल भी सिनेरियो दिखलाई पड़ने लगते हैं, फिजिकल भी दिखलाई पड़ने लगते हैं, स्पिरिचुअल भी दिखलाई पड़ने लगते हैं, तो हम लोग उसको क्रॉनिक स्टेज को, तो आपने बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट करके हम लोगों को बताया है। सभी मैं जिन्होंने सवाल किया था उनके लिए मैं समझता हूँ वो सेटिस्फाइड होंगे, और ये बहुत अच्छा इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। और कोई तो एक्सप्लेनेशन और किसी का नहीं है, बस डॉक्टर अरविंद कोठे जी का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है। और मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथ काफ़ी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च में हम लोगों ने साथ काम किया है। कई एक बार मैं गोवा कॉलेज में भी गया, फिर जिम्स में भी गया, वहाँ इन्होंने जो स्थापना किया कॉलेज, जिम्स कॉलेज को जब स्थापना की गई थी, तो हमें याद है कि मैं जब गया था तो उस समय में कॉलेज हॉस्पिटल का जो कंडीशन था इतना बेहतरीन था कि मैं लगा कि ऐसा हॉस्पिटल नए कॉलेज में कैसे एस्टैब्लिश हो गया। सारे चीज कंप्यूटराइज थे, रजिस्ट्रेशन पर पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर आया और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और वो किस डॉक्टर के पास में जाना है वहाँ पर डॉक्टर के पास में पेशेंट को लेके नहीं जाना है, फिर उसको जो दवा देने का जो है फार्मेसी में, तो वहाँ पर चला गया, पेशेंट गया फार्मेसी में दवा कलेक्ट कर ले आया, फिर उसके बेड में भी था तो बेड साइड प्रिस्क्राइबिंग, सारे व्यवस्था जो है तो इतने एक्सलेंट मोड में थे। ये डॉक्टर अरविंद कोठे जी का ही कमाल है कि उन्होंने इस तरह का जानकारी पैदा किया है। तो इस तरह का सीखना हम लोगों को आवश्यक है, क्योंकि आज अगर हम होम्योपैथी के लिए जो चैलेंज की बात कर रहे थे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ में और एक्सपीरियंस के साथ में होम्योपैथी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ में मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूं, और डॉक्टर अरविंद कोठे जी आपका बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हम लोग के साथ में आए, लोगों का मार्गदर्शन किया, और इस सेशन के समाप्ति की घोषणा करता हूं और हैंड ओवर करता हूं इंग्लिश सेशन को डॉक्टर धनेश, who is the host for this English session. So now the session is handed over to Dr. Dhanesh. You kindly take over the charge and start begin your session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Arvind Kothesna.